तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अपना जितना भी दोस्त है क्लास 8 9 10 का सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ और साइंस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा क्लास 8 9 10। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल पर देखेंगे साइंस का। इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सब। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वो ऑब्जेक्टिव आपका साइंस से करा लिए हैं सब। चलिए आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का क्लास 10 का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें हम लोग का। 31 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के घोल का रंग डैश होता है जब, लेकिन जब इससे लोहा डुबाया जाता है तो यह डैश हो जाता है। देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या आता है आपको इसमें ऑब्जेक्टिव में बताया था, क्या आता है आपका नीला रंग का आता है। क्या जाए यहाँ पर नीला रंग हो जाएगा। जब उसमें हम लोग क्या करेंगे, लोहे कील में डुबाते हैं तो क्या आ जाता है उसका रंग बुरा हो जाता है। क्या आ जाता है उसका रंग बुरा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला में नीला हो जाएगा, सेकंड डब्बा में क्या आ जाएगा हम लोग का बुरा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बुरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कारण बताइए आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए कारण बताना होगा। देखिए जो हम लोग का प्लेटिनम सोना चांदी है ना, ये हम लोग का बहुत कम रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। और इसका उपयोग ये आप किसी से भी आपका आसानी से अभिक्रिया नहीं करा, क्यों, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील ना। और ये आपका पानी हो या फिर अम्ल हो, क्षार, किसी से भी आपका संचरित नहीं होता। क्या, तो ये आपका संचरित नहीं होता। तो इसको लिखेंगे आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि प्लेटिनम सोना और चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं और ये संचारित भी नहीं होते हैं। मतलब इसका ये संचारित भी नहीं होते, तो इसका उपयोग हम लोग आराम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग हम लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग उपयोग करते हैं आभूषण बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। आप देखिए होंगे सुबह को शाम को क्या था सूर्य, क्या था हम लोग को लाल दिखता है। क्या था हम लोग को सुबह को शाम को सूर्य लाल दिखता है, तो क्यों दिखता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या था, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें को वायुमंडल में लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसको लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इस दौरान क्या था, नीली और बैंगनी किरणें क्या था बहुत ज्यादा परिगणित हो जाता है। क्या जाता है वो परिगणित हो जाता है, जबकि लाल किरणें कम परिगणित होता है। क्या था, लाल किरणें तब ना के बराबर परिगणित होता है। इसी कारण क्या था, सूर्य हम लोग को लाल दिखाते हैं। क्या कहते हैं, इसी कारण से हम लोग को सूर्य लाल दिखाई देने लगता है। अब देखेंगे हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, इंद्रधनुष कितना रंग होता है, 7 रंग होता है उसमें। तो वही इसमें क्या था, इसमें हम लोग का जो नीला और बैंगनी ये क्या था हम लोग का बहुत ज्यादा परिगणित हो जाता है, लेकिन हम लोग लाल रंग क्या था सबसे कम परिगणित होता है। इसलिए क्या था वो हम लोग का सुबह को शाम को सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्या था हम लोग का लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्य की किरण क्या दिखाई देता है हम लोग का, सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसका आंसर इसको याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत आसान भाषा आपको समझा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के रूपों एक्स और वाई में मौजूद है। देखिए कार्बन का रूप, देखिए कार्बन का अप्रूप आपको पता क्या था, हीरा और ग्रेफाइट था। कार्बन का अप्रूप क्या था आपका, हीरा और ग्रेफाइट था, याद रखिएगा। क्या दिया क्वेश्चन में, कार्बन के रूपों एक्स और वाई में मौजूद है। एक्स सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि वाई विद्युत का सुचालक है। एक्स और वाई की पहचान कीजिए। देखिए आप हम लोग का सबसे कठोर हम लोग का पदार्थ क्या आता है, सबसे कठोर हीरा होता है। और जो हम लोग का विद्युत का सुचालक क्या आता है हम लोग को धातु, कार्बन क्या हम लोग धातु का धातु है, कार्बन का धातु है। तो धातु में हम लोग एक ही धातु जो हम लोग का विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, सुचालक होता है। क्या जाएगा, ग्रेफाइट होता है। और हम लोग का ऐसा धातु जो हम लोग का बहुत कठोर होता है, क्या होता है हम लोग का हीरा होता है। तो हम लोग का एक्स क्या आ जाएगा, हम लोग का हीरा हो जाएगा, और वाई क्या आ जाएगा हम लोग का ग्रेफाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक्स में क्या बोला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, यानी सबसे कठोर होता है। तो हीरा क्या था हम लोग कठोर होता है, और ग्रेफाइट क्या था हम लोग का धातु है, लेकिन क्या था विद्युत का सुचालक होता है। तो क्या जाएगा, वाई में हम लोग ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है। देखिए मानव मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग, मतलब हम लोग जितना भी चिंता वगैरह करते हैं ना, किस मस्तिष्क के कौन सा भाग में होता है। और सेकंड पूछा हम लोग का, शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार। देखिए हम लोग का जो मुख्य चिंतन का मतलब कौन करता है, हम लोग का चिंतन किस भाग में होता है, हम लोग का सेरिब्रम होता है। किसमें होता है, हम लोग का सेरिब्रम में होता है। लेकिन हम लोग का क्या बोलते हैं, जो शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने कौन जिम्मेवार, हम लोग का सेरिबेलम, याद रखिए थे, सेरिबेलम होता है ये, हम लोग का सेरिबेलम होता है। तो जो हम लोग का मुख्य चिंतन का भाग, मतलब जितना हम चिंता वगैरह या फिर जो हम लोग सोचने की क्षमता किसमें आता है, हम लोग का सेरिबेलम होता है। लेकिन हम लोग का शरीर का संतुलन कौन बनाता है, हम लोग का सेरिबेलम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित गैसों के अभिलक्षणिक परीक्षण लिखिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दिया है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम लोग चूने के बनने से उसको मतलब मिला देंगे ना, और इसके बाद कलर क्या आता है, दूधिया। दूधिया मतलब क्या क्या कलर होता है हम लोग का, सफेद होता है। यानी बोल सकते हैं हम लोग, अगर चूने के पन्ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग मिला लेंगे तो क्या आता है उसका हम लोग
उसका रंग क्या हो जाता है हम लोग का दूधिया हो जाता है, यानी उसका क्या हो जाता है वो व्हाइट कलर का हो जाता है। तो इससे हम लोग पहचान पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मौजूद है। फिर अगला हम लोग का बी नंबर में है सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एक क्या है हम लोग अम्लीय गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हम लोग का अम्लीय होता है। जब देखिए आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं नीले लिटमस को क्या करता है लाल कर देता है, क्या करता है लाल कर देता है। का देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का लिटमस पत्र क्या करता है लाल कर देता है, क्या करता है ये हम लोग को लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इससे हम लोग को पहचान जाते हैं क्या गया सल्फर डाइऑक्साइड क्या हम लोग का, ये हम लोग का है सल्फर डाइऑक्साइड इसमें। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 37 नंबर। इसमें उपस्थित कार्यात्मक समूह को लिखे। देखिए प्रोपेनॉन, देखिए याद रखिएगा लास्ट में अगर ओ एन ई रहेगा ना आपका, लास्ट में क्या हम लोग का ओ एन ई रहेगा तो क्या आ जाएगा आपका ये कीटोन हो जाएगा, क्या आ जाएगा कीटोन हो जाएगा। लास्ट में ए रहेगा तो क्या आ जाएगा आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। लास्ट में ओ एल रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग एल्कोहल बोलेंगे। और लास्ट में आई ओ सी रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको ओ आई सी रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। यानी इसमें देखिए क्या नाम लोग का ओ एन ई वन है, लास्ट में क्या है वन है, तो वन वाला क्या होगा हम लोग का कीटोन होगा। कौन सा कार्यात्मक समूह मौजूद इसमें कीटोन। फिर मान लीजिए ए रहेगा लास्ट में तो क्या उसमें क्या मौजूद रहेगा हम लोग का एल्डिहाइड रहेगा। और ओ रहेगा तो लास्ट में क्या रहेगा उसमें हम लोग एल्कोहल रहेगा। और लास्ट में ओ आई सी रहेगा तो क्या उसमें कौन सा हम लोग का एसिड उपस्थित रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा, क्या रहेगा इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा। देखिए इसमें कीटोन का हम लोग क्या आता है सी ओ होता है, कीटोन क्या आता है हम लोग का सी ओ होता है, एल्डिहाइड का सी एच ओ होता है, एल्कोहल का क्या आता है ओ एच होता है। और हम लोग का कार्बोक्सिलिक का क्या आता है सी डबल ओ एच होता है, याद रखिएगा इसको क्या आता है हम लोग का सी डबल ओ एच। इसका चिन्ह याद रखिएगा ओ वन रहेगा, लास्ट में क्या बोलेंगे इसको कीटोन बोलेंगे। ए एल रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको एल्डिहाइड बोलेंगे, ओ रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग एल्कोहल बोलेंगे। और ओ आई सी रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न निम्न भागों में रक्त के प्रकार ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित। देखिए ऑक्सीजन युक्त किसको बोलेंगे हम जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, और ऑक्सीजन रहित किसको बोलेंगे जिसमें हम लोग ऑक्सीजन नहीं रहेगा। नाम बताइए उस मार्ग का उल्लेख कीजिए जिससे माध्यम से वे रक्त ले जाते हैं। देखिए पहले दिया हम लोग फुफ्फुसीय धमनी और महाशिरा। देखिए क्या दिया हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिया फुफ्फुसीय धमनी। देखिए फुफ्फुसीय धमनी क्या कहता है हम लोग का ऑक्सीजन रहित। इसमें क्या है ऑक्सीजन मतलब इसमें ऑक्सीजन रहित मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता इसमें। ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है कहाँ से कहाँ ले जाती है तो हृदय से फेफड़े तक ले जाती है। क्या करता है हम लोग का फुफ्फुसीय धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है हृदय से फेफड़े तक ले जाता है, कहाँ से हृदय से फेफड़े तक ले जाता है। और महाशिरा क्या करता है हम लोग का इसमें भी ऑक्सीजन रहित रक्त को क्या करता है ये लाती है कहाँ से शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ तक लाती है हृदय तक लाती है। याद रखिएगा फुफ्फुसीय धमनी क्या करता है हम लोग का ऑक्सीजन रहित रक्त को कहाँ क्या करता है हम लोग का हृदय से फेफड़े तक ले जाता है, क्या कहता है ले जाता है। लेकिन महाशिरा क्या करता है हम लोग का ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से क्या करता है हम लोग का हृदय तक लाता है, इससे क्या करता है विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाता है। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला हम लोग का अभी देखिए हम लोग का वो खत्म होगा। हम लोग टू में जितना क्वेश्चन पढ़े इससे पहले हम लोग कितना मार्क्स का था 2 मार्क्स का था। अभी हम लोग 3 मार्क्स में जाएंगे। अभी किसमें हम लोग 3 मार्क्स में अभी हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे किस कौन से करेंगे अभी हम लोग 3 मार्क्स का करेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा 3 नंबर का रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सफेदी करने के लिए पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है सफेदी करने के लिए एक विलयन का उपयोग किया जाता है, उसका नाम उसको एक्स मार रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब पहला क्वेश्चन दिया इसमें पदार्थ एक्स का नाम लिखिए उसका सूत्र लिखिए। दोनों में दिया ऊपर में वर्णित पदार्थ का एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। देखिए हम लोग जो सफेदी करने के लिए यूज करते हैं उसका नाम क्या था हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या नाम उसका क्या था हम किसका यूज करते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। उसका सूत्र क्या होगा कैल्शियम इसका CaO होता है, क्या आता है इसका सूत्र CaO होता है। जब इसको हम लोग CaO को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या बोलते हैं हम लोग का CaOH2 इसको हम लोग चूना जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग चूना चूना पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग चूना जल बोलते हैं। CaOH2 क्या बोलते हैं हम लोग चूना पानी भी बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा सफेदीकरण किसको यूज करते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का। इसका सूत्र क्या होता है CaO। इसको जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो विरोधाभास उत्पन्न होगा। सही बात है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, अगर करते तो क्या होगा विरोधाभास उत्पन्न होगा। इस आधार पर समझाइए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं प्रतिच्छेद कर सकती। देखिए चुंबकीय क्षेत्र देखिए हम इसको हम लोग लिखेंगे आंसर कैसे लिखेंगे इसका। देखिए यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को दो दिशाएं हो सकती है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक दिशा से निकलता है एक दिशा से घुसता है, इसमें मतलब एक ही दिशा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या था हम लोग का एक ही दिशा होता है। मान लीजिए हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र है इधर से निकला एक क्या इधर से निकल कर क्या इधर जाके इधर घुस जाता है, मतलब इसका एक ही दिशा होता है। या फिर नीचे से ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर इधर से घुस जाएगा, यानी क्या होगा इसका दिशा एक ही होता है। लेकिन अगर मुझे प्रतिचित कर रहा था क्या उसका दो दिशा होगा, क्या होगा उसका दो दिशा होगा। देखिए इसका आंसर लिखेंगे हम लोग यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिचित करती है
तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के 2 दिशाएं होंगी। कितना दिशा होगा आपको बताया? 2 दिशा होगा, 2 दिशाएं होंगी, जो असंभव है, क्योंकि आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या कभी एक दूसरे को प्रतिचित नहीं करती है। क्या कहता है? कभी प्रतिचित नहीं करती है, असंभव है, क्योंकि किसी बिंदु पर केवल एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कितना एक ही दिशा में होता है, हमेशा क्या होता है? एक ही दिशा में होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र प्रतिचित नहीं करती, इसलिए क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिचित नहीं करती है। इसको ये हमेशा क्या होता है? एक ही दिशा में चलता है, ऐसा नहीं कि 2 दिशा में चलेगा, ऐसा नहीं, ये एक ही दिशा में जाता है, एक ही दिशा में घुसता है आपका, इसलिए ये इसका आंसर याद रखिएगा। क्या होगा इसका? यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रखे एक दूसरे को प्रतिचित करती है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि किसी बिंदु पर केवल एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र प्रतिचित नहीं करती है कभी। चलिए हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, आपसे आपके, अच्छा इसमें गलती है थोड़ा सा, यहाँ आपके होगा, क्या होगा? आपके, देखिए आपके पास 2 बिलियन एक्स और वाई है। बिलियन एक्स का पीएच मान कितना? 6। देखिए 6 पीएच मान किसका था आपको पता है? बताया आपको कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, यानी ये क्या होगा हम लोग का? एक्स क्या होगा? हम लोग कन्फर्म हो गया कि हम लोग क्या है? अम्ल है। फिर वाई का पीएच मान कितना? 8 है, यानी ये भी कन्फर्म होगा कि हम लोग का 7 से ज़्यादा मतलब क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। इनमें से किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है? इनमें से कौन से बिलियन अम्लीय, कौन सा क्षारीय? देखिए आपको आप याद रखिएगा, जितना अम्ल होगा ना, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग, मतलब जितना ताकतवर अम्ल होगा, उसका क्या होगा? एच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा? अम्ल क्या होगा? हम लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगा, लेकिन जो क्षारक होता है, क्षारक में हम लोग किसका सांद्रता ज़्यादा होगा? OH माइनस का सांद्रता क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा OH माइनस रहेगा क्या होगा? वो उतना स्ट्रॉन्ग हम लोग का क्षारक होगा, लेकिन जितना H प्लस रहेगा, जितना ज़्यादा क्या होगा? उतना स्ट्रॉन्ग हम लोग का एसिड होगा। याद रखिएगा इसको। तो क्या बोला क्वेश्चन में? इनमें से किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी? देखिए जिसका पीएच मान कम होगा उसमें क्या होगा? हम लोग का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगा। तो क्या होगा? बिलियन एक्स में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी। कौन सा बिलियन एक्स है? बिलियन एक्स क्या होगा? हम लोग जिसका पीएच मान 6 है, उसमें क्या होगा? हम लोग का H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगा। हम लोग को पूछा कि पहचान कीजिए कौन सा अम्ल कौन क्षारक है। देखिए अम्ल बिलियन कौन सा होगा? एक्स वाला हम लोग क्या होगा? अम्ल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पीएच मान 7 से कम है। और सेकंड क्षारीय क्या होगा? हम लोग का 7 वाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 7 से ज्यादा है। तो इसको लिख नीचे लिख लेंगे, इसको भी लिख लीजिए एग्जाम में, क्योंकि अम्ल का पीएच मान क्या 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से ज्यादा आता है, लेकिन 7 से ज्यादा आता है 14 से कम होता है। याद रखिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना का? 7 है। याद रखिए इसको भी, 7 किसका था? उदासीन विलयन। ये अम्ल भी नहीं होता, क्षारीय दोनों मिला होता। क्या था? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता? 7 होता है। याद रखिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 42 नंबर। इस ए नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज तार का उपयोग विद्युत उपकरणों की सुरक्षा कैसे करता है? बी नंबर दिया है, बी एक विद्युत बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए जो 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से जुड़ने पर 10 एम्पियर धारा प्रभावित करता है। चलिए पहला का आंसर देखते हैं हम लोग। तो क्या दिया है? फ्यूज का तार उपयोग। देखिए फ्यूज का तार क्या था हम लोग बहुत, उसका गलनांक क्या था? बहुत कम होता है। क्या था? उसका गलनांक बहुत कम होता है। हम लोग फ्यूज क्यों यूज करते? देखिए फ्यूज का तार, फ्यूज नहीं लगा रहा है ना, लगा रहेगा ना हम लोग, तो क्या होगा? हम लोग जितना मान लीजिए बल्ब कनेक्टर या फिर टीवी कनेक्टर सब क्या आ जाएगा हम लोग का, तब ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फ्यूज को यूज करते हैं। तो ये फ्यूज का तार क्या था हम लोग का? फ्यूज का तार हम लोग का क्या है? उसका गलनांक कम होता है। क्या कहता है वो, जब भी उसमें ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा ना, क्या कहता है वो टूट जाएगा, मतलब आगे उसको और हानिकारक नहीं, मतलब उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। हम लोग टीवी वगैरह बल्ब वगैरह उसको हम लोग उससे क्या कहता है? उसको हानि नहीं पहुंचाता है। तो इसके आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए इसका फ्यूज का तार का गलनांक क्या था? बहुत कम होता है। जबकि अधिक तरह प्रवाहित होती है तो ये क्या था? पिघल जाती है, मतलब वो पिघल जाता, टूट जाता है वो, और परिपथ तोड़ देता है, मतलब परिपथ टूट जाता है, जिससे क्या हम लोग का जितना सारा हम लोग का टीवी हुआ, बल्ब हुआ, आपका ट्यूबलाइट हुआ, और क्या था आपका बल्ब हुआ, टीवी हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, बाकी जितना भी आपका कनेक्टर रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से सब कुछ क्या हम लोग सुरक्षित रहता है। मतलब सिर्फ वही, मतलब वो तार आपका टूट जाता है, लेकिन आगे आपका करंट मतलब नहीं पास हुआ, क्या होगा? सब चीज़ क्या आ जाएगा? हम लोग का बच जाएगा, मतलब बर्बाद होने से क्या जाएगा? बच जाएगा। तो इसलिए क्या करता है हम लोग उसके फ्यूज के तार का हम लोग यूज करते हैं। उसका गलना क्या था? बहुत कम होता है, और मतलब अगर उससे हम अधिक तरह प्रभावित हो तो क्या होगा? वो गल के पिघल के टूट जाता है वो, और परिपथ क्या जाए? टूट जाता है, तो क्या आगे और करंट नहीं जाएगा, जिससे हम लोग का जितना भी उपकरण है क्या होता है? सुरक्षित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोग का, बी एक विद्युत बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए जो 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से जुड़ने पर 10 एम्पियर धारा प्रतिरोध। ये हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा हम लोग का? प्रतिरोध। ये क्वेश्चन में जो दिया इसको लिखेंगे। देखिए हम लोग देखिए भी दिया, विभवांतर क्या था? भी होता है हम लोग 220 वोल्ट दिया है, और आई क्या था हम लोग का? विद्युत धारा आती है। विद्युत धारा कितना? 10 एम्पीयर था। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ओम का नियम जानते हैं हम लोग। भी बराबर क्या था? आई आर आता है। भी बराबर क्या था हम लोग का? आई आर आता है। यहाँ से क्या निकलना बोला? आर निकलना बोला। प्रतिरोध को क्या से डिनोट करते हैं हम लोग? आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर क्या हम लोग का? भी बाई आई हो जाएगा। आर बराबर क्या हम लोग का? भी बाई आई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग भी के कितना? 220 लिखेंगे बट्टा 10। ये काटेंगे, 0 0 काटेंगे, क्या हो जाएगा? 22। अब देखिए प्रतिरोध का मतलब क्या था हम लोग को? ओम होता है। क्या था? ओम को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं इसको।
चलिए समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए, अपघटन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र से उसकी अनुपस्थिति में क्या होगा। देखिए अपघटन क्या आता है, हम लोग का जितना भी हम लोग का जीव पदार्थ है, मतलब जो मर जाता है, क्या था हम लोग का, जो हम लोग का मर जाता है जीव जंतु, क्या आता है जब मर जाता है हम लोग का, अगर वो नहीं, जीव जंतु मान लीजिए कोई जंतु है, मान लीजिए वो जंतु, मान लीजिए उसका वो नहीं सड़ेगा, या नहीं सड़ेगा गलेगा तो क्या होगा, वहीं पर रहेगा, क्या हम लोग प्राकृतिक के लिए क्या है, वो हानिकारक है। अगर वो सड़ गया, मान लीजिए जैसे पत्ता वगैरह आपका देखेंगे कि आप घर में जितना कचरा रहता है वो सब क्या करता है हम लोग फेंक देते हैं, क्या आता है वो सब हम लोग का, मतलब क्या बोलेंगे, वो सब अपघटन होकर क्या आ जाता है, पूरा पूरी यह आ जाता है आपका, मिट्टी मिल जाता है, वो उसका उपयोग क्या करता है हम लोग खाद के रूप में करते हैं। देखिए इसके आंसर कैसे लिखेंगे, अपघटन क्या है, तो अपघटन वे जीव हैं जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को विघटित करके पोषक तत्वों में पुनः मिट्टी में लौटा देते हैं। तब क्या बोलेंगे, जो हम लोग को अब जितना भी मृत जीव जंतु है ना, वो सब क्या आ जाता है हम लोग का, अब विघटित होकर क्या आता है वापस मिट्टी में हम लोग चल जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग अपघटन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग अपघटन बोलेंगे। इसको उदाहरण क्या, अपघटन का उदाहरण क्या कहा जाएगा, बैक्टीरिया फफूंद आ जाएगा, क्या जाएगा बैक्टीरिया फफूंद आ जाएगा इसका उदाहरण। देखिए मान लीजिए अगर परिस्थिति तंत्र में ये अपघटन नहीं रहेगा तो क्या होगा, देखिए यदि अपघटन नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग का सभी पदार्थ क्या होगा जैसे जैसे ही रहेगा, तो फिर से क्या होगा, पुनः चक्रण नहीं होगा इसमें। तब मान लीजिए कोई मर रहा है तो मर रही वैसे ही रहेगा, वो क्या होगा, मिट्टी मिलेगा नहीं, तब ये हम लोग को हानिकारक है, इसलिए क्या होगा, ये हम लोग को अपघटन जरूरी है। यदि अपघटन न हो तो मृत पदार्थ एक तरह होते रहेंगे और पोषक चक्र रुक जाएगा, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या जीवन असंभव हो जाएगा उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या था हम लोग का, प्लस में होता है, यू हमेशा क्या आता है, वस्तु दूरी क्या था हमेशा माइनस में होता है, के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति और साइज बताइए। देखिए इसमें यू हमेशा क्या था हम लोग का माइनस में, यू कितना दिया है 20 दिया है, 20 सेंटीमीटर, एच एच मतलब ऊंचाई दिया है, लंबाई वस्तु का कितना 5 सेंटीमीटर दिया है, आर दिया वक्र त्रिज्या दिया कितना 30 सेंटीमीटर, देखिए त्रिज्या हम लोग किसमें होगा, प्लस में होगा इसमें। इसका फोकस दूरी क्या था, आर बराबर क्या, एफ बराबर क्या था हम लोग आर बाई टू होता, फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर फॉर्मूला क्या था हम लोग आर बाई टू होता, तो क्या यहाँ से आर निकल जाए, एफ निकल जाए, हम लोग कितना निकल गया 15 निकल गया। अभी हम लोग दर्पण सूत्र जानते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र क्या था हम लोग 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जैसे 1/v क्या करे, देखिए 1/f 1/u क्या करे उधर ले गए हम लोग, क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस था क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अभी वैल्यू बढ़ा देंगे, देखिए 1/15 एफ का वैल्यू कितना दिया था हम लोग को 15 दिया था, माइनस 1/u कितना दिया हम लोग -20, तो -20 देखिए 1/15, देखिए माइनस में क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 1/20, देखिए दोनों कैल्शियम 15 और 20 कैल्शियम कितना का 60, देखिए हमारा का 4 का पर पड़ा पड़ेंगे, 4 पर 60, 20 का पड़ा पड़ेंगे 3 बार, तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 1/v कितना है हम लोग का 7/7 है, तो यहाँ से भी निकालेंगे कितना आ जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 60 ऊपर जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, क्योंकि भाग देंगे कितना आ जाएगा 8.75 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग का जो बनेगा हम लोग का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हम लोग का काल्पनिक बनेगा, कैसे बनेगा काल्पनिक, क्योंकि देखो उत्तल उत्तल दर्पण क्या था हम लोग का, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है काल्पनिक ही बनता है हम लोग का, जब अपने इससे प्रतिबिंब काल्पनिक है फिर आभासी बोलते हैं उसी को। और देखिए आभासी का हमेशा क्या आता है सीधा आता है, क्या आता है सीधा आता है, इसमें हम लोग का छोटा बनता है और क्या दर्पण के पीछे बनता है, किधर बनता है हम लोग का ये सब दर्पण के पीछे बनता है, इसका प्रतिबिंब किधर बनता है दर्पण के पीछे बनता है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मिश्र धातु और अमलगम को देखिए हिंदी में लिखा है सनलाइट, देखिए सनलाइट से आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसको इंग्लिश में देखिएगा अगर दिया रहेगा तो अमलगम, अमलगम इजी है, को परिभाषित कर पीतल और कांसे के मुख्य घटक लिखे। देखिए मिश्र धातु किसको बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग दो या दो से अधिक धातु या अर्धातु को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बोलते हैं उसको मिश्र धातु बोलते हैं। और अमलगम किसे बोलते हैं, और किसी भी पारा का साथ पारा या फिर मरकरी के साथ किसी भी अन्य धातु को हम लोग मिश्रित करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। तो मिश्र धातु किसे बोलते हैं हम लोग समझ गए, दो या दो से अधिक धातुओं के या धातुओं के मिश्रण क्या बोलते हैं हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। अमलगम किसे बोलते हैं, ऐसा धातु जिसमें हम लोग का एक धातु क्या हम लोग का पारा होना कन्फर्म मतलब निश्चित है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग अमलगम बोलेंगे। तो लिखेंगे ऐसे, देखिए मिश्र धातु किसे लेंगे, दो या दो से अधिक धातुओं या धातुओं के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। अमलगम किसे बोलते हैं हम लोग, किसी धातु में एक धातु परा हो या फिर मतलब एक धातु हम लोग का होना ही चाहिए, तो क्या बोलते हैं उसको अमलगम बोलते हैं। देखिए पीतल किसका आपका आता है, ये मिश्रण किसका आता था कॉपर और जिंक का आता है, इसको याद रख सकते हैं पिताजी से, वैसे पीतल तो तांबा जो से जिंक, याद रख सकते हैं इसको। पीतल किसका हम लोग किससे किससे बना था, कॉपर और जिंक से बना था। कांसा किससे बना था हम लोग कॉपर और, एसन मतलब क्या था टीन, क्या था एसन मतलब टीन होता है, तो कांसा बना था हम लोग का कॉपर और टीन से, पीतल बना था कॉपर और जिंक से। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का सेक्शन सी का। चलिए लिया है, एक लंबे पौधे मोटर का टी और एक छोटे पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण से F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए, विश्लेषण कीजिए कि F1 पीढ़ी में कोई बौना पौधा क्यों नहीं दिखाई दिया। देखिए जब हम लोग बड़ा पौधा छोटा पौधा हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनता है हम लोग का
टी और स्मॉल टी बना, बड़ा टी और स्मॉल टी बनता है। सभी क्या आता है इसमें, सभी पौधे क्या आता है लंबे होते हैं, क्या आता है हम लोग सभी पौधे लंबे होते हैं। क्योंकि देखिए क्यों होता है ऐसा, देखिए क्योंकि टी क्या आता है, टी हम लोग लंबा है, टी का जिन जिन प्रवाह क्या आता है इसमें, जिन टी के जिन क्या आता है प्रवाही होता है, टी के जिन क्या आता है इसमें हम लोग प्रवाही होता है, लेकिन जो बोना होता है स्मॉल टी का उसका जिन क्या आता है हम लोग को अप्रभावी होता है, मतलब ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है वो। इसलिए क्या आता है हम लोग का सभी पौधे क्या लंबे बने हैं, जबकि बोने लक्षण F1 में प्रकट नहीं हुई, मतलब इसमें हम लोग का छोटा पौधा कोई गुण नहीं पाएगा, इसलिए क्या होगा ये सारा पौधा क्या होगा हम लोग का बड़ा ही बन गया। क्या होगा मतलब क्यों बना, क्योंकि देखिए टी के बड़ा वाला पौधा क्या होगा इसका जीन बहुत प्रभावी था, वो छोटा वाला जीन क्या प्रभावी नहीं था, इसलिए क्या हम लोग का बड़ा पौधा बन गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्शन डी का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।